हाय, मैं हूँ अमृता और कहानी की शुरुआत होती है भविष्य के समय में, जहाँ पे धरती का तापमान बढ़ रहा है। अब इसके चलते साइंटिस्ट एक नए ग्रह की तलाश करते हैं जिससे इंसानों की आने वाली पीढ़ी को वो लोग बचा सकते हैं। और साइंटिस्ट को 2063 में गैलेक्सी फार फार अवे में एक पृथ्वी जैसा ही ग्रह मिल जाता है, लेकिन उस ग्रह पर पहुँचने के लिए उन्हें 86 साल लगने वाले थे। इसीलिए साइंटिस्ट एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत वे लोग डिसाइड करते हैं कि इंसानों के आने वाली पीढ़ी को रिप्रोड्यूस करके वहाँ पे भेजा जाएगा। यानी सबसे पहले ये लोग एक इंटेलिजेंट बच्चों को जन्म देंगे लैब में और उन बच्चों को उस शिप में भेजा जाएगा और फिर उनके बच्चे रिप्रोडक्शन करके तीसरी जनरेशन बनाएंगे और वो तीसरी जनरेशन जब यंग रहेगी तब तक वो उस नए प्लैनेट पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए अब इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये लोग काफी इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग इंसानों को चुनते हैं के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी बनाकर इन बच्चों को जन्म दिया जाता है। कुल मिला के 29 बच्चे रहते हैं और उन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है उनके इस मिशन के लिए। और इन सबको एक आइसोलेटेड फैसिलिटी में रखा जाता था और उन्हें हर एक चीज में ट्रेन कर रहे थे। इन बच्चों को अपने माता पिता से भी मिलना अलाउड नहीं था। रिचर्ड इनके मिशन का हेड था जो इन बच्चों को ट्रेन कर रहा था, उन्हें मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली ट्रेन कर रहा था और खुद उनकी देखभाल भी करता था, जिसके कारण बच्चे और इसमें काफी ज्यादा बॉन्डिंग बन गई थी। अब ये पूरा मिशन एक ऑटोमेटिक था जहाँ पे इन 29 बच्चों को स्पेस में भेजा जाएगा, लेकिन रिचर्ड भी इनके साथ मिशन में जाने का फैसला करता है। हालांकि मिशन कमांडर उसे समझाती है कि इन बच्चों के साथ किसी भी तरह की बॉन्डिंग ना रखें क्योंकि उन्हें एक मिशन के तहत बनाया गया है। लेकिन रिचर्ड का वैसे भी यहाँ पे कोई परिवार नहीं था, इसीलिए वो कैप्टन को मना लेता है और वो भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। अब देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं। उसके बाद रिचर्ड और ये 29 बच्चे मिशन के तहत धरती से चले जाते हैं। स्पेस स्टेशन पर उन्हें एक दूसरे मेन शिप में शिफ्ट किया जाता है जो कि बिल्कुल उनके चेम्बर की तरह ही थी और वे लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब देखते ही देखते इस यात्रा में 10 साल बीत जाते हैं। ये सारे बच्चे अब टीनेजर बन गए थे और यहाँ पे ये सारे बच्चे अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट थे। यानी कोई डॉक्टर था तो कोई बॉटनिस्ट था तो कोई फिजिक्स में एक्सपर्ट था और उसी के चलते उन्हें रोज एक काम दिया जाता था जो उन्हें बिना किसी के मदद के करना था और रिचर्ड उन सबको मॉनिटर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि ये बच्चे टीनेजर होने के बावजूद बहुत ही डल रहा करते थे। इनमें आपस में ही दोस्ती, प्यार, इंसानियत ऐसे कोई भी इमोशंस नहीं थे। बस उठो, रोबोट की तरह अपना काम करो और जाके सो जाओ। एक दिन हम क्रिस्टोफर नाम के लड़के को देखते हैं जो बॉटनी में एक्सपर्ट था और लैब में काम करते वक्त उसके मशीन में कुछ टॉक्सिक केमिकल का अलर्ट आता है। वो रिचर्ड से चेक करवाता है तो रिचर्ड जानबूझ के बात को टालने की कोशिश करता है जिससे क्रिस्टोफर को उसके ऊपर शक आता है। इसीलिए वो केमिकल का नाम लेके वो अपने कंप्यूटर में चेक करता है तो उस केमिकल के बारे में डिटेल्स हाइड कर दी गई थी। तो क्रिस्टोफर अपने दोस्त जैक को लेके मेन कंप्यूटर सर्वर को हैक करके इस केमिकल के बारे में जानकारी निकालता है। तो इस केमिकल का नाम T56J था और ये केमिकल दरअसल इंसानों के एंड्रोजन इस हार्मोन को उभरने नहीं देता था, जिसके चलते लड़के और लड़कियां इनकी जो रिप्रोडक्शन ड्राइव रहती है, यानी इच्छा रहती है, फिजिकल इंटीमेसी, किसी दूसरे के लिए जो आकर्षण रहता है, वो सारा मिट जाता था। और हैरानी की बात ये थी ये केमिकल उन्हें एक ब्लू ड्रिंक के जरिए रोज सुबह पिलाया जाता था यही, और ह्यूमन वेस्ट को ही रिसाइकल करके पौधों को पानी दिया जाता था। एक दिन वो सही से फिल्टर आउट नहीं हुए थे, इसीलिए वो टॉक्सिक एजेंट डिटेक्ट होता है क्रिस्टोफर के मशीन पर और इसी केमिकल के कारण ये टीनेजर होने के बावजूद इतने डल रहा करते थे और ना ही एक दूसरे के लिए आकर्षित होते थे। ये सारी चीजें क्रिस्टोफर को पता लगती है। अब ये समझने के बाद क्रिस्टोफर और जैक दोनों भी ये ड्रिंक लेना बंद कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कुछ दिनों के बाद दोनों भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगते हैं। एक दिन सेशन के दौरान क्रिस्टोफर रिचर्ड से एक सीक्रेट चेम्बर के बारे में पूछता है जो उसने रिसेंटली डिस्कवर किया था। तो रिचर्ड उसे कहता है कि वो चेम्बर सिर्फ 3rd जनरेशन के लिए बनाया गया है और उसे खुद भी पता नहीं है कि उसमें क्या है। लेकिन इस बात के कारण रिचर्ड अब अर्थ पर एक मैसेज भेजता है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कब रिचर्ड झूठ बोल रहा है। तो इससे बेहतर यही होगा कि इन्हें सारी हकीकत बता दे कि इनकी 3rd जनरेशन उस प्लैनेट पे पहुंचने वाली है और इनकी पूरी जिंदगी इसी स्पेसशिप पे जाने वाली है। लेकिन ये मैसेज अर्थ पे पहुंचने के लिए 2 महीने लगने वाले थे। अब इसी दरमियान क्रिस्टोफर एंड जैक दोनों को भी स्टेला नाम की लड़की जो कि डॉक्टर थी वो पसंद आती है और जैक उसे एक दिन अपने मन की बात बताता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। तो वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है, जिसके कारण रिचर्ड उसे डांट देता है और कहता है कि दूसरों को टच करना अलाउड नहीं है, जिसे जैक रिचर्ड के ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है। इसी दौरान शिप में काफी अजीब सी वाइब्रेशन होने लगती है और बहुत ही डरावना आवाज आने लगता है, जिसे देखने के लिए जैक और क्रिस्टोफर दोनों भी एड के पास आते हैं जो शिप मॉनिटर कर रहा था। वो कहता है कि शिप के सारे कैमराज मैंने चेक कर लिए लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तो क्रिस्टोफर जैक
जैक से कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, रिचर्ड ने मुझे बताया है कि ये सिर्फ कूलिंग मशीन के कारण आवाज आ रही है। तो जैक उसे गुस्से में कहता है कि रिचर्ड एक नंबर का ना झूठा आदमी है, उसका हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो एड को पूछता है कि क्या शिप में कोई एक दूसरा जीव यानी एलियन रह सकता है। तो एड कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर शिप के अंदर हम रह सकते हैं तो शिप के बाहर के एनवायरनमेंट में भी कोई जीव रह सकता है। और जैक के मन में एलियन का कीड़ा बैठ जाता है। एक रात जैक नोटिस करता है कि रिचर्ड स्टेला से बात कर रहा था और तभी उसे समझाते वक्त उसके कंधे पे हाथ रखता है, जिसे देख जैक काफी गुस्सा होता है कि रिचर्ड उसे छू सकता है लेकिन मैं नहीं। अगले दिन शिप में कुछ खराबी होती है जिसके कारण अर्थ से कम्युनिकेशन टूट जाता है। अब सिस्टम ठीक करने के लिए इन्हें बाहर जाने की जरूरत थी। इसके लिए रिचर्ड जैक को चुनता है। जब जैक सूट पहनने के लिए जाता है तभी उसे स्टेला दिखाई देती है और वो गलत तरीके से उसे छूने लगता है। स्टेला उसे रोकती है तो वो उसके ऊपर जबरदस्ती करने लगता है। ये देख रिचर्ड वहाँ आके उसे ढकेल देता है और काफी गुस्सा होता है। तो जैक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसीलिए फिर रिचर्ड क्रिस्टोफर को अपने साथ लेके जाता है और दोनों भी सिस्टम को बाहर जाके ठीक कर रहे थे। लेकिन तभी शिप वापस से वाइब्रेट होने लगती है और वही डरावनी आवाज आने लगती है। तो यहाँ पे जैक को हम देखते हैं जो काई नाम के एक लड़के के साथ कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। तो यहाँ पे रिचर्ड और क्रिस्टोफर दोनों भी जब शिप रिपेयर कर रहे थे तभी अचानक से वहाँ पे एक काला साया आता है और रिचर्ड किसी अनजान कारण से जख्मी होता है। क्रिस्टोफर बड़ी मुश्किल से उसे शिप में लेके आता है। तब हम देखते हैं कि उसके शरीर पर काफी सारे जलने के निशान थे और कुछ ही समय के बाद रिचर्ड मारा जाता है। अब इस हादसे के कारण सारे लोग काफी डर गए थे, लेकिन क्रिस्टोफर उन्हें बताता है कि इवेंचुअली रिचर्ड बूढ़े होके मरने ही वाले थे और हमें ही अपने मंजिल तक पहुंचना था। रिचर्ड बस समय से पहले चले गए हैं। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, ये मिशन वैसे ही चलता रहेगा। अब उन्हें नए लीडर की जरूरत थी, इसीलिए वे लोग वोटिंग करते हैं और क्रिस्टोफर को अपना लीडर चुनते हैं और सब लोग डिसाइड करते हैं कि शिप में जो भी डैमेज हुआ है उसे ठीक करेंगे और रोज का स्केड्यूल वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन जैक को ये बात पसंद नहीं आती कि सबने क्रिस्टोफर को अपना लीडर बनाया है, इसीलिए वो सबको वो केमिकल की बात बता देता है। इसके लिए सब लोग वो ड्रिंक देना बंद करते हैं और यही पे इन इंसानों का असली रूप दिखना शुरू हो जाता है, जहाँ पे कुछ लोग थे जो अभी भी अपने सिखाए हुए तौर तरीके और एक सभ्यता की तरह रह रहे थे। तो कुछ बच्चे थे जो जैक को फॉलो करते हुए पूरे जंगली तरह बन गए थे, अजीब तरीके से खाना खाते थे, हर बार फिजिकल इंटीमेसी शुरू करते थे और क्रिस्टोफर की बात मानना भी वो लोग बंद कर देते हैं, यानी पूरी तरीके से बेकाबू हो गए थे। एक दिन जैक वापस स्टेला के ऊपर जबरदस्ती करने आता है, लेकिन क्रिस्टोफर उसे बचा लेता है और तभी से स्टेला और क्रिस्टोफर की दोस्ती शुरू होती है। यहाँ पे जैक सबको वापस अपने तरफ करने के लिए कहता है कि रिचर्ड को एक एलियन ने मारा हुआ था और वो एलियन अभी भी जिंदा है और शायद अब वो आर्काइव रूम में फंसा हुआ है। और ये कहते हुए वो खुद और अपने दोस्त काई को लेके आर्काइव रूम में उस सो कॉल्ड एलियन को मारने के लिए जाता है। और इस आर्काइव रूम में डॉक्यूमेंट्स, कैमरा रिकॉर्डिंग्स रखी हुई थी पूरे शिप की। अब सारे लोग आर्काइव रूम के बाहर आ जाते हैं देखने के लिए कि ये लोग कैसे एलियन को मारते हैं और कुछ समय के बाद दोनों भी चीखते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं कि वो एलियन आर्काइव रूम में ही है और उसे मारने के चक्कर में रूम में काफी आग लग गई है। हालांकि क्रिस्टोफर, स्टेला, फीबी और इनका जो अलग ग्रुप था, इन्हें ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि अभी तक एलियन जैसे कुछ भी इन्हें दिखा नहीं था। अब मौका देख के क्रिस्टोफर वापस आर्काइव रूम में जाता है, जहाँ पर वो उस समय की पूरे शिप की रिकॉर्डिंग लेके आता है जिस समय वो और रिचर्ड शिप के बाहर गए थे। ये सब लोग रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है जब वैसी ही अजीब सी आवाज आ रही थी तब जैक और काई दोनों भी कंट्रोल रूम में थे और काई डरते हुए पूछता है कि क्या ये एलियन है। तब जैक खुद कहता है कि यहाँ पे कोई एलियन नहीं है, ये बस एक मशीन का आवाज है। यानी जैक को पता था यहाँ पे कोई भी एलियन नहीं है, वो बस एक एक्सक्यूज यूज कर रहा था ताकि बाकी के सारे बच्चे डर के रहे। आगे उन्हें पता चलता है जैक ने ही शॉक वेव की इंटेंसिटी बढ़ा दी थी जिसके कारण रिचर्ड जख्मी हुआ था। यानी जैक ने जानबूझ के रिचर्ड को मार डाला था और एलियन का बहाना बना के वो आर्काइव रूम के ये सारे रिकॉर्डिंग्स मिटाना चाहता था ताकि किसी को ना पता चले कि इसी ने रिचर्ड को मारा है। थोड़े समय के बाद क्रिस्टोफर सबको ये बात बताता है कि जैक ने ही रिचर्ड को मारा है। तो जैक कहता है कि हाँ, मैंने ही रिचर्ड को मारा है क्योंकि उसके ऊपर एलियन हावी हुआ था और वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और आगे वो कहता है कि वो एलियन किसी का भी रूप ले सकता है और हमारे बीच में ही है अभी। अब इसी बात पे पीटर नाम के एक लड़के के साथ उसका झगड़ा शुरू होता है, जिसके चलते जैक कहता है कि ये एलियन अब पीटर के ही अंदर है और सारे लोग मिलके पीटर को मार देते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर, स्टेला, फीबी और इनके जो 5 लोग थे वो काफी हैरान थे कि ये किस तरीके से जंगली लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तभी स्टेला को याद आता है कि शिप में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में हथियार रखे हुए थे। ये वही कंपार्टमेंट था जिसकी बात क्रिस्टोफर ने रिचर्ड से की
थी। अब ये लोग उसको खोलने के लिए चाहते हैं, लेकिन पासवर्ड रॉन्ग होने के कारण वो खुल नहीं पाता। लेकिन उसी की आवाज काई सुन लेता है और वो जैक को जाके सारी चीजें बताता है। क्रिस्टोफर यहाँ से निकलने के बाद जैक और उसके सारे लोग आते हैं और उस रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं और उन्हें पता चलता है कि इन पे कि अंदर हथियार है और शायद क्रिस्टोफर हथियार लेके इनको मारने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए ये सारे हथियार लेते हैं और क्रिस्टोफर, स्टेला और उनके ग्रुप को मारने के लिए जाते हैं। जैक क्रिस्टोफर को मारने ही वाला था, लेकिन वो और स्टेला वहाँ से बच के भाग निकलते हैं। वे लोग छुपने के लिए एयरलॉक के रूम में आते हैं जहाँ पे ये लोग सूट पहन लेते हैं। लेकिन गुस्से में जैक जब दरवाजे पर शूट करता है तब दरवाजे के साथ साथ सामने का एयरलॉक भी खुल जाता है और सारी चीजें बाहर खींची जाती हैं। इसी बीच में क्रिस्टोफर और जैक की हाथापाई होती है जिसमें क्रिस्टोफर शिप के बाहर चला जाता है। अब जैक अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला उसे मार के शिप के बाहर फेंक देती है और वो उधर ही मारा जाता है। लेकिन क्रिस्टोफर सूट में लगे बूस्टर की मदद से वापस आ जाता है। अब दोनों भी शिप में आके जैक की मौत के बारे में सबको बताते हैं और सब लोग अपने अपने हथियार डाल देते हैं। अब लीडर के लिए वापस वोटिंग होती है जिसमें स्टेला उनकी लीडर चुनी जाती है और सब लोग आपस में मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि वो ड्रिंक वापस नहीं लेंगे और मिशन के अनुसार ही डेली वो अपना काम करते रहेंगे। और से उनका कांटेक्ट होता है और समय समय पर उन्हें मिशन की सारी जानकारी दी जाती है। अब समय बीतता जाता है। ये लोग सही वक्त आने पर खुद के आगे की पीढ़ी पैदा करते हैं। उन्हें इंसानों की तरह ही रिस्पॉन्सिबल बनाते हुए ट्रेन किया जाता है और सालों के बाद जब इनकी तीसरी पीढ़ी बड़ी हो जाती है तब तक वे लोग अपने ग्रह तक पहुंच जाते हैं और स्टेला एंड इन सारे लोगों को हम बूढ़े होते हुए देखते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। सो दोस्तों, मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यहाँ पे एक ह्यूमन का नेचर बताने की कोशिश की गई है कि साइंटिस्ट ने एक 30 लोगों की जनरेशन बनाई थी, लेकिन वो उन्हें काबू करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें ड्रिंक देकर उनके फीलिंग्स को वो दबाना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है उन्हें सही तरीके से उस मिशन के लिए इन बच्चों को ट्रेन करना चाहिए था। जैसे आई एम मदर इस मूवी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक रोबोट एक लड़की को ट्रेन करता है सारे ह्यूमैनिटी को लीड करने के लिए, वैसे ही इन बच्चों को भी अगर ट्रेन किया जाता स्टार्टिंग से बिना किसी ड्रिंक को देते हुए तो ये बच्चे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते और उसी की तरह बिहेव करते। दूसरा पहलू ये बताया गया है कि जैसे ही ये लोग ड्रिंक पीना बंद कर देते हैं, दो तरीके के इंसान आते हैं। एक क्रिस्टोफर, स्टेला और उनका ग्रुप रहता है जिन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, तो दूसरी तरफ जैक और उसका ग्रुप रहता है जो जंगली लोगों की तरह पूरे बेकाबू हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इन बच्चों को ऐसे ही ड्रिंक देना चाहिए था या स्टार्टिंग से ही प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना चाहिए था मिशन के लिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।